अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें। नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर टुडे लेक्चर्स। आवर टुडे लेक्चर इज़ अबाउट बेसल नॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट बेजल्स। बेजल इज़ अ सिटी इन द राइन रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट स्विट्ज़रलैंड। मतलब बेजल जो है वो एक स्विट्ज़रलैंड में एक सिटी है क्लोज टू द कंट्री बॉर्डर विद फ्रांस एंड जर्मनी, जिसके जो नियर टू द क्रॉसिंग बॉर्डर्स है वो फ्रांस एंड जर्मनी है। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में लें तो बेजल एक सिटी का नाम है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। अब हम बात करेंगे नॉर्म्स की। नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स आर द सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अबाउट आवर सोसाइटी, अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एक सोसाइटी सेट कर रही है तो वो सोशल नॉर्म्स हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स होंगी। लेकिन अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस एक गवर्नमेंट सेट कर रही है तो वो लॉज बन जाएंगे। तो बेसिकली नॉर्म्स क्या होते हैं? जो हमें डेली रूटीन में रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। Now we will talk about Basel norms. What is Basel norm? Basel norms are international banking regulation issued by Basel Committee on बैंकिंग सुपरविजन। बेजल नॉर्म्स जो है ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि जो बेजल कमेटी ने इशू किए हैं बैंकिंग की सुपरविजन के लिए। अब ये जो रूल्स और रेगुलेशंस है इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव या मेन गोल जो है ना वो एफर्ट पुट करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सके, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। बेसल नॉर्म्स का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि बैंक्स जो हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सके। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बेसल नॉर्म्स। मतलब कि बेसल नॉर्म्स की हिस्ट्री क्या है, इसने कैसे काम करना स्टार्ट किया था और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। Developed after the breakdown of Bretton Woods Agreement in 1973। ब्रेटन वुड्स एक एग्रीमेंट था जो कि 1973 में ब्रेक डाउन हो गया, मतलब कि ख़त्म हो गया। तो तब जो था ना बेसल नॉर्म्स जो था ना वो जनरेट हुआ था। जो जब 1973 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो बहुत से जो थे क्लैप्स अकर किए थे। बहुत से बैंक्स जो थे ना उन्होंने 1974 में लॉस पेयर किया था। एट द सेम टाइम इन अक्टूबर 1974 जर्मनी बैंक फेस हैवी लॉस। मतलब कि 1974 में ही जर्मनी के बैंक ने हैवी जो लॉस था ना वो बियर किया। आफ्टर डैट नेशनल बैंक क्लोज देयर डोर्स आफ्टर फेसिंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज लॉस। जो नेशनल बैंक्स थे उन्होंने भी अपने दरवाजे बंद किए आफ्टर फेसिंग हैवी लॉस। जब जर्मनी के बैंक्स को भी लॉस हुआ, नेशनल बैंक्स को भी लॉस हुआ तो वो शट डाउन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए। जब इतने ज़्यादा लॉसेस हुए तो इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट जो थी ना वो इस्टेब्लिश हुई थी, जिसने कमेटी इस्टेब्लिश की थी जिसने सेट किए थे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंक्स। बैंक्स की सुपरविजन के लिए उन्होंने एक कमेटी जनरेट की थी जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया था। और उसका नेम जो बाद में रीनेम किया गया था उसको बेजल कमेटी का नेम दिया गया था। जब बेजल कमेटी जनरेट हुई थी, बेजल नॉर्म्स जनरेट हुई थी, उस टाइम पे 10 कंट्रीज़ जो थी ना वो इसमें ऐड थी कि जो वर्क कर रही थी। अब तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज, इवन पाकिस्तान इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ बेजल कमेटी। Now we will talk about the objective and aim of Basel norms. First of all, we talk about the objective. The objective of the accord is to ensure the financial institution have enough capital on account to meet obligation and absorb unexpected losses. मतलब कि बेसल नॉर्म जो था उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जब कोई भी जो बैंक है ना वो लोन प्रोवाइड कर रहा है किसी भी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को लोन देता है तो उसके पास इतना कैपिटल हो कि वो अपना रिटर्न कर सके अपनी ऑब्लिगेशंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि दो पर्सन, एक बैंक है उसने एक पर्सन से लोन लिया है और एक को दिया है। उनका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू वो सेम है। उसने
पर्सन ए से भी 100 रुपीज़ लोन लिया है और पर्सन बी को 100 रुपीज़ लोन लिया है, लेकिन मेच्योरिटी डेट जो है वो भी सेम है। मेच्योरिटी डेट of person A is 1 year and the maturity date of person 2 is also 1 year। लेकिन अगर उसने जिससे लोन लिया है उसने उसको रिटर्न करना है आफ्टर 1 ईयर, लेकिन जो पर्सन है उसने आफ्टर 1 ईयर उसको बैंक को रिटर्न नहीं किया। अब उसने जब रिटर्न नहीं किया तो एट दैट टाइम उसके पास इतना लोन हो कि वो अपना पर्सन ए को लोन रिटर्न कर सके। इसके पास इतना सा कैपिटल होना चाहिए। बेसल कमेटी जो है उसका यही बेसिक पर्पस है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एम। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी by improving supervision in know-how and the quality of banking supervision worldwide। मतलब कि जो बैंक्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका बेसिक एम है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिस्क वेटेड एसेट। व्हाट इज़ रिस्क वेटेड एसेट्स? सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इज इक्वल टू टायर 1 प्लस टायर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। अब हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को समझने के लिए रिस्क वेटेड एसेट्स को भी समझना पड़ेगा। ऑल द रिस्क विच अ बैंक कैन बियर, मतलब कि वो तमाम रिस्क जो एक बैंक बियर कर सकता है, जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड ETC। जो भी रिस्क है जो बैंक को बियर करने पड़ेंगे उन सब के एवरेज को हम रिस्क वेटेड एसेट्स बोलते हैं। नाउ वी वांट टू नो अबाउट द टायर 1 एंड टायर 2। वी विल डिस्कस टायर 1 एंड टायर 2 इन नेक्स्ट स्लाइड्स। We will talk about the tier 1. Tier 1, this is the money the bank has stored to keep its functioning through all risky transactions like trading। मतलब कि जो बैंक ने ट्रेडिंग करने के लिए रिस्क से बचने के लिए अपने पास जो मनी रखी हुई, जो कैपिटल रखा हुआ है उसको टायर 1 बोलते हैं। इसमें हमारे कॉमन शेयर्स, रिटेन अर्निंग, शेयर होल्डर इक्विटी, प्रोफेशनल शेयर्स आ जाएंगे और ये हाईली लिक्विड होता है। आप इसको इजीली लिक्विड कर सकें उसको हम लोग टायर 1 बोलते हैं। टॉक अबाउट द टायर 2। टायर टू में हमारे डेट्स आ जाते हैं, ऑप्शनली फुल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आ जाते हैं, रेवोल्यूशन रिजर्व्स आ जाते हैं, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स आ जाते हैं। ये भी लिक्विड होता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू टायर 1 ये लेस लिक्विड होता है। अगर हमें कोई कंपैरिजन करने को बोले कि टायर 1 बेटर है या टायर 2 बेटर है एज अबाउट देयर लिक्विडिटी, मतलब कि लिक्विडिटी के लिहाज से टायर 1 बेटर है या टायर 2, तो हम लोग बिना सोचे समझे टायर 1 कह सकते हैं, बिकॉज टायर 1 इज़ हाईली लिक्विड एज़ कम्पेयर टू टायर 2। इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मोबाइल। एक मोबाइल वो है जिसका टच अच्छा काम कर रहा है, रैम अच्छी है, रोम अच्छी है, उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी बहुत अच्छी है, तो उसको सेल करना है। और एक मोबाइल वो है जिसका टच भी ख़राब है, उसकी रैम भी कम है, रोम भी कम है और जो ओल्ड डिज़ाइन में है और ना ही उसकी कुछ फिज़िकल अपीयरेंस अच्छी है। तो अब इन दोनों में हमें सेल जो करना है, किसको सेल करने में ईजी होगी? डेफिनेटली वो वाला मोबाइल जिसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस अच्छी है, जिसकी रैम अच्छी है, जिसकी रोम अच्छी है, उसको हम लोग ईज़िली सेल कर सकते हैं। तो अब ये जो मोबाइल जो बहुत अच्छा है जिसको हम इजीली सेल कर सकते हैं वो टायर 1 में फॉल करेगा, और जिसको हमें सेल करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा वो टायर 2 में फॉल करेगा। टॉक अबाउट द बेसल 1। बेसल 1 जो था ना वो बेसल कमेटी ने इम्प्लीमेंट किया था इन 1988, लेकिन स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट किया था 4 नवंबर 1997। जो बेसल 1 था ना इसने सिर्फ क्रेडिट रिस्क पे फोकस किया था, बाकी जितने भी रिस्क थे, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इन सारे रिस्क को इग्नोर कर दिया था, सिर्फ क्रेडिट रिस्क पे इसका फोकस था। और इसमें इस पे जो बेसल 1 में उसमें मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशो जो थी ना वो मिनिमम 8% होना ज़रूरी था। मतलब कि बैंक जब लोन प्रोवाइड करे या इशू करे तो उसके पास 8% लोन होना ज़रूरी है। विल टॉक अबाउट बेसल 2।
बेसल टू इम्प्लीमेंट हुआ था, जो बेसल कमेटी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था इन 2004, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको पाकिस्तान में 2006 में इम्प्लीमेंट किया था। इसकी भी जो मिनिमम कैपिटल एडोकेसी रेशियो है वो 8% है। बेसल टू जो थे ना, ये बेस करता था 3 पिलर्स पे: मिनिमम कैपिटल, सुपरविजरी रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन। मिनिमम कैपिटल के मतलब बैंक्स जब कोई भी लोन इशू करे तो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए उसके पास मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए। सुपरविजरी रिव्यू कि उसको सुपरविजन कौन कर रहा है, उसके रिस्क वगैरह को, उसके लिए डिसिप्लिन कौन सेट कर रहा है, मार्केट में क्या डिसिप्लिन चल रहा है, इस पर बेसल टू फॉल करता था, ये बेस करता था। द लास्ट टॉपिक इज़ बेसल थ्री। बेसल थ्री जो था, बेसल कमेटी ने इसको डेवलप किया था या जनरेट किया था इन दिसंबर 2010, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको पाकिस्तान में 31 दिसंबर 2013 में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस रही थी वो 31 टू 2019 तक रही थी। 31 दिसंबर टू 2019। इसकी जो मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो थी वो 10% थी, लेकिन इसके जो इंक्रीज़ होने का ख़दशा था वो 10% टू 12.5% था। अब इसकी जो मेजरमेंट इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर, इसका जो बेसिकली पर्पस था वो ये था कि बैंक्स जो थे उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ताकि वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक शॉक्स अब्जॉर्ब कर सके। मतलब अगर इकोनॉमी में कोई रूल्स वगैरह चेंज हो, उनको अब्जॉर्ब कर सके, उसको फाइनेंशियली लॉस बेयर करना पड़े, उसको अब्जॉर्ब कर सके।